नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के सभी छात्र छात्राओं का मैं डॉक्टर अभिजात ओझा स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इन कठिन परिस्थितियों में जबकि कक्षाएं सीधे तौर पर संचालित नहीं हो पा रही हैं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम जारी किया जा रहा है, इसी संबंध में मैं आज स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं के लिए उपयोगी भारतीय इतिहास को जानने के साधन संबंधी विषय पर व्याख्यान दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के मुख्यतः 3 स्रोत हैं: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन साक्ष्यों के बारे में विचार विमर्श करने से पहले भारतीय इतिहास लेखन पर विभिन्न देशी और विदेशी विद्वानों के क्या मत हैं, पहले इस पर विचार किया जाएगा। तत्पश्चात हम इन स्रोतों की भी व्याख्या करेंगे। तो पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी बुद्धिमूल धारणाओं के आधार पर भारतीय इतिहास को अध्ययन करने हेतु अनेक प्रयास किए और इन अनेक प्रयासों में अनेक भ्रामक मतों का प्रतिपादन किया है। इन भ्रामक मतों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है उनका यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का पूर्णतया अभाव था, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु यह कथन अतिरंजित एवं असंगत प्रतीत होता है। महाभारत, रामायण, पुराणों एवं बहुसंख्यक प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों और राजमुद्राओं आदि में प्राप्त वंश वृक्षों तथा अनेकानेक ऐतिहासिक घटनाओं के उल्लेखों से स्पष्टतया प्रकट होता है कि भारतीयों में अपने इतिहास के प्रति उदासीनता नहीं थी, बल्कि वे जागरूक थे। अशोक के शिलालेख एवं स्तंभ लेखों का ही उदाहरण लें तो उनकी अशोक के जीवन की पूरी आत्मकथा ही सामने आ जाती है। गुप्त सम्राटों के अभिलेखों में तत्कालीन भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं अंकित हैं। 7वीं शताब्दी में परिभ्रमण करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग का कथन है कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में ऐसे राजकीय पदाधिकारी थे जो अच्छी बुरी समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण लिखते रहते थे। कल्हड़ का कथन है कि वही गुणवान कवि प्रशंसा का पात्र है जो राग द्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य के बारे में लिख सके, सत्य का निरूपण कर सके। अपनी भाषा का प्रयोग वह सत्य के लिए करता हो। आधुनिक इतिहासकार के लिए भी उज्ज्वल निर्देश है यह। भारतीयों की इतिहास बुद्धि का इससे सबल प्रमाण और क्या हो सकता है। परंतु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास के महत्व को समझते हुए और इतिहास बुद्धि रखते हुए भी भारतीयों ने किसी ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की जो आधुनिक दृष्टिकोण से बिल्कुल इतिहास माना जा सके। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। प्रथम, तत्कालीन भारतीयों की इतिहास की परिभाषा आधुनिक परिभाषा से बिल्कुल भिन्न थी। उदाहरणार्थ, कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्ति, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को भी स्थान दिया है। ऐसी दशा में भारतीय इतिहासकार, उपदेशक, सुधारक, गल्पकार और व्याख्याकार इत्यादि भी अतिरंजित उल्लेखों का भी समावेश होना स्वाभाविक था। द्वितीय भारतीय दृष्टिकोण सदैव
से धर्म प्राण और आध्यात्मिक प्रधान रहा है। आध्यात्मिक प्रधान रहा है, इसका एक अगर उदाहरण लिया जाए तो हमारे यहाँ एक राजा का जो कंसेप्ट रहा है, तो राजा कैसा हो, प्रजा हितकारी हो, प्रजा कल्याणकारी हो, यानी प्रजा वत्सल निरंकुश हो, ऐसी राजा को अधिक सराहा गया है, अधिक मान्यता दी गई है। अतः आत्मकथाओं और आत्म प्रशस्तियों की अपेक्षा सत्कर्मों को ही आत्म परिचय समझा गया है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक, साहित्यिक एवं कला विषयक पद्धतियाँ, व्यवस्थाएं एवं परंपराएं जीवित रहीं, परंतु उनके निर्माताओं के व्यक्तिगत इतिहास विस्मृति के धूल में दब गए, अधिकांशतः भुला दिए गए। प्राचीन भारत का इतिहास मौलिक तत्वों एवं सिद्धांतों का इतिहास है, भौतिक घटनाओं का नहीं। यदि पाश्चात्य विद्वान इन आधारभूत तथ्यों को समझने की चेष्टा करते तो कभी भी प्राचीन भारतीयों के इतिहास बुद्धिविहीन कहने की चेष्टा नहीं करते। डॉक्टर विंटरनिच का कथन है कि भारतीय पद्धति न कभी भी इतिहास और पुराण तथा जनश्रुति में सुस्पष्ट विभेद स्थापित नहीं कर सकी। अतः भारतवर्ष में इतिहास ग्रंथ रचना कभी भी महाकाव्य रचना की एक शाखा से अधिक ऊपर नहीं उठ सका। भारतीय विचारधारा का सम्यक बोध न होने पर यह उद्धरण भ्रामक हो सकता है। यही बात 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान अल-बरूनी ने निम्नलिखित कथन के लिए जो है उपयुक्त एकदम कहा है कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर अधिक ध्यान नहीं देते, घटनाओं के कालक्रम अनुसार वर्णन में वे बड़ी असावधानी दिखाते हैं। जब उनसे सूचना देने का आग्रह किया जाता है तो वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और कहानियाँ सुनाने लगते हैं। भारतवर्ष के इतिहास निर्माण के लिए उपलब्ध समस्त साधनों को हम 4 कोटियों में विभक्त कर सकते हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण तथा पुरातत्व संबंधी सामग्री। तो जहाँ तक धर्म ग्रंथों का प्रश्न है, भारतवर्ष में धर्म ग्रंथ बहुत महत्व के हैं। यहाँ की समस्त व्यवस्थाएं सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि धर्म को ही केंद्र बिंदु मानकर आगे बढ़ी थी। भारतीय जीवन के समस्त मूल्यों का निर्धारण धर्म के आधार पर ही होता था। धर्म की विशद एवं व्यापक परिभाषा के अंतर्गत धर्म और जीवन अन्योन्याश्रित बन गए थे। उनके बीच के विभेद रेखा तिरोहित हो गई थी, मिट गई थी। भारतीयों के लिए धर्म जीवन का आदर्श बन गया था और जीवन धर्म का व्यवहार। धर्म के इस सर्वव्यापी महत्व के कारण यह नितांत स्वाभाविक था कि भारतवर्ष में बहुसंख्यक धार्मिक ग्रंथों की रचना होती थी और धर्म की व्याख्या के अनुकूल इन धार्मिक ग्रंथों ने न केवल धर्म वरन जीवन के समस्त विषयों पर न्यूनाधिक मात्रा में विचार अवश्य किया है। यही कारण है कि ये धार्मिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के धार्मिक साहित्य की एक अन्य विशेषता भी है। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों ने अपने अपने ग्रंथों का पृथक और स्वतंत्र रूप से निर्माण किया है। अतः इनके धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों में बहुधा आधारभूत मतभेद है, परंतु यहाँ तक उनके धर्म ग्रंथों में उपलब्ध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक झांकी का संबंध है वह प्रायः एक सी है। यदि कहीं अंतर है तो एकमात्र दृष्टिकोण का। उदाहरणार्थ भारतीय वर्ण व्यवस्था को लीजिए। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में समान रूप से
चतुर्वर्ण एवं अनेकानेक जातियों और उपजातियों के उल्लेख मिलते हैं। सभी में समान रूप से वस्तु स्थिति का चित्रण है। अंतर एकमात्र यही है कि जहाँ ब्राह्मण ग्रंथ वर्ण व्यवस्था को आवश्यक समझकर उसे आश्रय देते हैं और आश्रय देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वहाँ बौद्ध और जैन ग्रंथ उसे गर्हित और हानिकारक समझकर नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसी अवस्था में इन धार्मिक ग्रंथों का सापेक्ष महत्व है। किसी एक धर्म ग्रंथ में उल्लिखित वस्तु अप्रामाणिक हो सकती है, परंतु जब उसकी पुष्टि अन्य स्वतंत्र धर्म ग्रंथों से होती है तो वह प्रामाणिक समझी जाती है। तो इतिहास जानने के स्रोत संबंधी विषय के प्रथम भाग में इतना ही। शीघ्र ही आपको अगला भाग उपलब्ध करवाया जाएगा। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।